हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, आपका अभिनव कैरियर एकेडमी में स्वागत है। आज अपना टॉपिक का नाम है संविधान की विशेषताओं की बात कर रहे हैं अपने। और संविधान की विशेषता से पहले जो अपनों ने टॉपिक किया था वो क्या था, संविधान निर्माण। और संविधान निर्माण में अपनों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एमसीक्यूज और साथ में उसकी थ्योरी, मतलब अपना टोटल उसका विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लिया है। और मेरे को नहीं लगता उससे बाहर कुछ जाएगा और जाने वाला भी नहीं है। ठीक है। और जो संविधान की विशेषता है, या फिर आप बात कर रहे हो, मैं आपको चीज बताता हूँ, जो भी पेपर होते हैं, एग्जाम होते हैं, उसमें एक सिलेबस में अगर आपको लिखा जाए संविधान की विशेषता या संविधान के आधारभूत लक्षण, तो इसमें लगभग वह ये पूछना चाह रहा है एग्जामिनर कि लगभग बच्चे को पता है क्या नहीं है। मतलब वो हर टॉपिक की आपकी बेसिक जानकारी जरूर होनी चाहिए। आपको बेसिक जानकारी का मतलब आपको मौलिक अधिकारों का पता होना चाहिए, नीति निर्देशित तत्व क्या है, संघीय कार्यपालिका क्या है, इन सब का क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है। और इसी के साथ जो अपना टॉपिक तो हमने करवा ही रहे हैं, साथ में अपने फोर्थ ग्रेड के लिए वन लाइनर की एक श्रृंखला चल रही है। और वो श्रृंखला अपने कहाँ है, वन लाइनर की, इसी अभिनव कैरियर एकेडमी पर है। और अभिनव कैरियर एकेडमी आपके लिए बहुत कुछ लेके आ रहा है, इसलिए आप अभिनव कैरियर एकेडमी को एक छोटा सा सब्सक्राइब, मतलब सहयोग जरूर करें। और लोगों को जितनी भी इस पर क्लासें जो लग रही है उनको क्या करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है। क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करोगे, हम आपको जो कंटेंट दे रहे हैं वो बहुत बढ़िया दे रहे हैं और बहुत मतलब जो ऑथेंटिक बुक से दे रहे हैं। ठीक है। और साथ में हमारी जो करंट्स की क्लासें हैं वो भी अपनी अभी लगनी स्टार्ट होगी 5-7 दिनों में। और करंट का मैं ऐसे कह रहा हूं कि आपको जो ऑथेंटिक, जो सरकार द्वारा जो गाइडलाइन है, या सरकार द्वारा जितने भी बुक्स परचेज, मतलब प्रकाशित की जाती है, उन्हीं में से अपने करंट को तैयार करके आपके सामने रखेंगे और उससे कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है। और साथ में अपने इंडिया पॉलिटिकल की एक बुक लेके आ रहे हैं जो मात्र 60 से 70 या 70 से 80 पेजों की होगी। मतलब छोटा पटाखा और बड़ा धमाका करेंगे। ठीक है। मतलब छोटा पटाखा और बड़ा धमाका करेंगे। और इसी के साथ आप हमारे साथ जुड़ते रहें और ये काफिला बहुत बड़ा अपने कर देंगे। मतलब छोटा सा अपने हम लेके चले थे इसको, अब अपना जो परिवार है वो लगभग 2-3 हजार का हो गया और धीरे धीरे हम इसको 2 से 3 लाख पहुंचा देंगे। ठीक है। तो आप हमारे साथ जरूर सहयोग करें इस चीज का। और आज अपने टॉपिक देते हैं संविधान की विशेषता। किसकी बात करते हैं, संविधान की विशेषता। संविधान से विशेषता से पहले मैंने ऊपर एक लाइन लिख रखी है, वो ये लाइन इसलिए लिख रखी है क्योंकि ये बच्चे को कंफ्यूजन बहुत होती है, इसलिए मैंने ये लाइन लिखी है। लाइन क्या लिखी है, लाइन ये लिखी है कि 18 जून 1900, क्या कह रहा है अभी, 18 जून 1951 को, कभी 18 जून 1951 को भारत का पहला संशोधन, मतलब कहने का भावार्थ ये है कि भारत का पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, तो याद रखें 18 जून 1951 में। और इसके अंदर क्या जोड़ी गई थी, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और 9वीं अनुसूची का जो विषय था वो क्या जोड़ा गया था, भूमि सुधार। क्या जोड़ा गया था अभी, भूमि सुधार जोड़ा गया था। याद रखें इस बात को, ये जब मैं अनुसूचियां कराऊंगा तब और आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा, पर आप यहां पर यही याद रखें कि 18 जून 1951 को भारत का पहला संशोधन किया गया। और वो कौन सी अनुसूची जोड़ेगी, 9वीं। और उसका विषय क्या था, भू सुधार आंदोलन, सॉरी भू सुधार आंदोलन तो क्या, ठीक है। और इसके बाद जो भारत का पहला जो संविधान संशोधन है, आपको एक चीज बताता हूं, ये किसने किया था, ये संविधान, सॉरी संविधान सभा ने किया था। किसने किया था अभी, संविधान सभा ने किया था। क्योंकि विशेषता बता रहे तो इससे पहले मैंने आपको ये चीज बताना जायज समझा कि पहला संशोधन किसने किया था, संविधान सभा ने। क्योंकि संविधान सभा दो तरीके से कार्य करते थे। कितने तरीके से कार्य करते थे, दो तरीके से। जब ये संविधान सभा के रूप में कार्य करते थे तब इसका अध्यक्ष होते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन होते थे भी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते थे। और जब ये संविधान सभा जो संसद के रूप में कार्य करते थे, जब इसके जो अध्यक्ष होते थे वो होते थे जीवी मावलकर। जीवी मावलकर होते थे, इसलिए ही मावलकर को, जीवी मावलकर को लोकसभा का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं भी, लोकसभा का जनक कहते हैं। तो याद रखें, पहला भारत के अंदर जो संशोधन हुआ कब हुआ है, 1951 में हुआ है। क्योंकि 1952 में आम चुनाव होते हैं, उसके बाद संसद बनती है, उसके बाद राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। परंतु संविधान सभा द्वारा ही पहला क्या किया जाता है, संशोधन किया जाता है। और उसमें क्या जोड़ा जाता है, भू सुधार। ये कब किया जाता है, 18 जून 1951 को। बात यहां तक ये समझ आई, ठीक है। क्योंकि ये बताना मैंने उचित समझा, क्योंकि अपने विशेषता पढ़, विशेषता में सबसे पहली बात ये है क्योंकि जो संविधान संशोधन होते हैं वो भारत के अंदर आर्टिकल 368 के तहत होते हैं। और इस 368 में दो ही प्रकार की प्रक्रिया है जो मैं आगे आपको डिटेल से बताऊंगा, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं टॉपिक संविधान की विशेषता। ध्यानपूर्वक सभी को क्लासेस शेयर कर दिए और संविधान की क्लास को शेयर करें और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है। और क्लास को बार बार इनको देखें। देखो, पहले अपनों ने सभी विशेषताओं को इकट्ठा लिया कि अपने भारत की विशेषता क्या क्या है, फिर इसके बारे में अपनों ने एक एक
विशेषता के बारे में अपनों ने एक एक के बारे में आगे डिटेल की है। तो सबसे पहली बात है, ये क्या कह रहा है, सबसे पहले कह रहा है कि संविधान के निम्नलिखित विशेषता है। देखो विशेषता तो बहुत है, पर अपनों ने मेन जो विशेषता है वही ली है जो आपके काम की है या एग्जामिनर पूछता है। सबसे पहले संसदीय शासन प्रणाली। देखो संसदीय शासन प्रणाली ये कहां से ली है, ये ब्रिटेन से ली हुई है। कहां से ली हुई है? भी ब्रिटेन से ली हुई है। आगे फिर अपने इसकी बात डिस्कस करेंगे, पर अपने यहाँ पर इतने समझेंगे संसदीय शासन प्रणाली ली हुई है। कौन सी ली हुई है? संसदीय शासन प्रणाली। मतलब अपने भारत में क्या है, संसद है, संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा, एक राज्यसभा, और एक तीसरा अंग होता है कौन? राष्ट्रपति। ठीक है, तो ये संसदीय शासन प्रणाली, और ऐसी संसदीय शासन प्रणाली हर राज्य के अंदर है। हर राज्य के अंदर कैसे? क्योंकि हर राज्य के अंदर क्या है? विधानमंडल की, सॉरी 6 राज्यों में विधानमंडल, बाकी में क्या है? विधानसभा। परंतु संविधान में तो यही बोला गया विधानमंडल। तो विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, एक विधानसभा, एक विधान परिषद, और एक अंग होता है कौन? राज्यपाल। कौन होता है? अभी राज्यपाल होता है। बात समझ रही है? तो दूसरा देखे एकात्मक के साथ संघीय व्यवस्था। मतलब अपना जो भारत है वो संघात्मक के साथ क्या है? एकात्मक है। मतलब जो शक्तियां केंद्र के पास नहीं तो वो कौन सी होगी? एकात्मक। जो मतलब सारी शक्तियां किसके पास हो? केंद्र के पास नहीं तो वो कौन सी होती है? एकात्मक। और संघात्मक मतलब केंद्रीय शक्तियों का क्या? विकेंद्रीकरण या विभाजन। मतलब शक्तियां सभी क्या हो? बंटी हो। क्या हो? भी बंटी हो। मतलब कहने का भावार्थ अपने उदाहरण से समझते हैं। अगर आपके घर पर दादाजी है, अगर दादाजी के कहने पर सब कुछ काम हो रहा है तो वो कैसी व्यवस्था है? एकात्मक है। और दादाजी ने क्या किया? अभी सभी काम अलग अलग व्यक्तियों को बांट दिए, अलग अलग सदस्यों को बांट दिए, तो वो कैसा है? शक्तियों का विभाजन। ठीक है, तो ये याद रखें, ये एकात्मक के साथ संघात्मक, ये अपन आगे बढ़ेंगे इसको। लिखित संविधान अपने भारत का लिखित संविधान है, क्योंकि संविधान 2 प्रकार का होता है, एक लिखित होता है, एक अलिखित होता है। अपने भारत का संविधान कैसा है? लिखित है, क्योंकि ये एक संविधान सभा द्वारा एक निश्चित समय द्वारा लिखा गया है, इसलिए ये लिखित संविधान है। और जो अलिखित संविधान है वह एक निश्चित समय और एक संविधान सभा द्वारा नहीं लिखा जाता है, परंतु उसका विकास होता रहता है जैसे जैसे टाइम चलता है, समय समय पर परिवर्तन आते रहते हैं। अपने भारत में क्या है? स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब है इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, क्योंकि इसकी नियुक्ति वगैरह स्वयं ही की जाती है, तो इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता सरकार का, इसलिए स्वतंत्र न्यायपालिका अपने भारत में। कैसे? अभी स्वतंत्र न्यायपालिका। और ये कहां से ली है? अमेरिका से ली हुई है। ठीक है, उसके बाद 5 नंबर पॉइंट, लचीला और कठोर। ये जो 5 नंबर पॉइंट है ना, ये बच्चों को बहुत बड़ा कंफ्यूज करता है कि लचीला और कठोर कैसा है। फिर भी अपने इसके आगे बात करेंगे। मतलब जो संविधान संशोधन में प्रक्रिया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, अगर वो साधारण बहुमत से हो रही है तो वो लचीला है, अगर कठोर हो रही है तो, सॉरी मतलब जो कठिन हो रही है तो वो कैसा है? कठोर है। ठीक है, याद रखें, सरल हो रही है तो लचीला, कठिन हो रही है तो कठोर। एकल नागरिकता। अपने भारत की एक ही नागरिकता, अलग अलग राज्य की कोई नागरिकता नहीं। भारत मतलब भारत का नागरिक होना चाहिए। ऐसा नहीं है मैं किसी राज्य, मतलब मैं राजस्थान का नागरिक हूं, मेरी राजस्थान की नागरिकता है। भारत की ओनली फॉर एक ही, भारत की एक ही नागरिकता है, कोई दोहरी नागरिकता नहीं है, याद रखें। ठीक है, इसके बाद में 7 नंबर पॉइंट, लोकप्रिय संप्रभुता है। अपने भारत के अंदर लोकप्रिय संप्रभुता है। ठीक है, सार्वभौमिक व्यवसाय अधिकार है, मतलब अपने सभी को वोट देने का अधिकार है। आपातकाल प्रावधान है, आपातकाल मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, मूल अधिकार है अपने भारत के अंदर। ठीक है, इनके बारे में अपने डिटेल से बात करेंगे। नीति निश्चित तत्व है। इसके बाद में अपना भारत क्या है? समाजवाद है। समाजवाद का मतलब क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति या संस्था किसी भी जाति रंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी, ये समाजवाद होता है। ठीक है, तो अपने एक एक की बात करते हैं डिटेल से। तो यहां तक बात समझेगा, मैं वापस रिपीट करता हूं। अपने संविधान में निम्नलिखित में ऐसी कितनी विशेषता लगभग मैंने बताई है आपको? निम्नलिखित मैंने आपको 12 विशेषता बताई है। हाँ जी, अपने 12 की बात करते हैं, दोबारा इसकी बात अपने करते हैं। देखो, सबसे पहले संसदीय शासन प्रणाली, एकात्मक के साथ संघीय शासन व्यवस्था, लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, लचीला व कठोर, एकल नागरिकता। ठीक है, इसके बाद में लोकप्रिय संप्रभुता, सार्वभौमिक व्यवसाधिकार, आपातकाल, आपातकाल के बारे में अभी आपको बताऊंगा, मूल अधिकार, नीति निश्चितता और समाजवाद। समाजवाद का अर्थ वैसे ही यहाँ पर ऐसे लगाया जा सकता है कि जितने भी भौतिक संसाधन है उनका सरकार ऐसे वितरण करने की जिससे सार्वभौमिक हित हो। क्या हो? भी सार्वभौमिक हित हो, उसे कहते हैं समाजवाद। क्या कहते हैं? उसे कहते हैं क्या? समाजवाद कहते हैं। ठीक है, बात समझागी? आगे अपने इसको डिटेल से देखेंगे। अभी मैं आपको 2-3 विशेषता है वो यहीं आपको डिस्कशन करवा देता हूं। सबसे पहले अपने देखते हैं नीति निश्चितता। तो समाजवाद का तो समझ आ गया आपका। मैं वापस बताता हूं, भौतिक संसाधनों का ऐसा वितरण जिससे सार्वभौमिक हो हित हो, वो क्या कहलाता है? समाजवाद कहलाता है। मतलब कि कोई भी जितने भी संसाधन है भारत के अंदर उनका ऐसा वितरण हो जिससे सभी का हित हो। ऐसा नहीं है एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति का हित हो, सभी का क्या हो? हित। उसे क्या कहते हैं? समाजवाद कहते हैं। अब ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं अपने नीति निर्देशित तत्व। किसकी बात करते हैं? नीति निर्देशित तत्व। देखो, भारत के अंदर नीति निर्देशित तत्व का मतलब क्या है? पहली बात तो ये क्या है? राज्य के कर्तव्य। किसके कर्तव्य? अभी राज्य के कर्तव्य। अपने यहाँ पर छोटी छोटी डिटेल कर बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर विशेषताओं बताया जा रहा है। बाद में अपने इस टॉपिक को पूरी डिटेल से पढ़ेंगे, पूरी डिटेल से। ठीक है,
तो सबसे पहले तो ये क्या है, राज्य के कर्तव्य। किसके कर्तव्य? ये राज्य कर्तव्य, कि राज्य का कर्तव्य होगा कि राज्य ऐसा करेगा या वैसा करेगा, ये करेगा, ठीक है, इसमें ये शब्द आते हैं। तो ये राज्य कर्तव्य। अगर ये पूछा जाए किस भाग में जोड़े गए हैं, तो भाग नंबर 4 कै में जोड़े गए, सॉरी 4 में जोड़े गए हैं। इसके बाद में ये किस आर्टिकल में जोड़े गए हैं, तो याद रखें 36 से लेकर 51 तक जोड़े गए। कहां से कहां तक जोड़े गए? 36 से 51 तक जोड़े गए। ये कहां से लिए गए हैं, तो याद रखें आयरलैंड से लिए गए। कहां से लिए गए? भी आयरलैंड से लिए गए। सबसे बड़ी बात, इनका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य है लोक कल्याणकारी समाज की स्थापना करना। लोक कल्याणकारी समाज की स्थापना करना। लोक कल्याणकारी समाज की क्या करना भी? स्थापना करना। तो ये राज्य के कर्तव्य हैं, आयरलैंड से लिए गए, भाग नंबर 4 में है। 36 से लेके 51 तक है। ये लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं, ठीक है, ये राज्य के कर्तव्य। ये नीति निश्चित तत्व के बारे में था, क्योंकि अपने विशेषताओं की बात पढ़ते हैं तो अपने आर्टिकल यहाँ नहीं पढ़ेंगे, परंतु यहाँ पर जो जो मेन मेन बातें वो पढ़ लेंगे। साथ में यही यहाँ पर पढ़ लेते हैं, ये अवाद योग्य है। ये क्या है भी? अवाद योग्य, मतलब इनके लिए अपने न्यायालय में नहीं जा सकते। ये मतलब न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। ये क्या है बात? अभी नीति निश्चित तत्व की बात है। किसकी बात है? नीति निश्चित तत्व की बात है। इसके बाद बात करते हैं मूल अधिकार की। किसकी बात करते हैं अभी? मूल अधिकार। और मूल अधिकार में देखा जाए तो मूल अधिकार पहली बात कहां से लिए गए? अमेरिका से लिए गए। कहां से लिए गए भाई? अमेरिका से लिए गए। और इसी के साथ ये किस भाग में आते हैं? तो भाग नंबर भारत के किस भाग में आते हैं? तो भाग नंबर 3 में आते हैं। अगर अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद ये 12 से लेकर 35 तक आते हैं। कहां तक आते हैं भी? 12 से लेकर 35 तक आते हैं। और ये जो न्यायालय में है, ये न्यायालय में क्या है? वाद योग्य, मतलब इनको अपने न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय करवा सकते हैं। मतलब अगर अपने मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो अपने कहां जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट 232 के तहत और हाई कोर्ट में 200 आर्टिकल 226 के तहत अपने याचिका दायर कर सकते हैं। तो ये आप याद रखें, आर्टिकल मौलिक अधिकार आप याद रखें। कहां पर? अमेरिका से लिए गए, भाग नंबर 3 में है, 12 से आर्टिकल 35 तक है। ये क्या है भी? वाद योग्य। क्या है भी? ये वाद योग्य। इस बात को ध्यानपूर्वक ध्यान रखें, ये क्या है भी? वाद योग्य है, ठीक है। इसके बाद आपातकाल की बात करें, जो आपातकाल है ये कहां पर है? ये भाग नंबर 18 में है। कहां पर है भी? ये भाग नंबर 18 में है। मैं पेन दोबारा दूसरा ले लेता हूं, सॉरी ये मिट गया, अमेरिका, ठीक है। इसमें आप देखें तो इसको थोड़ा समझेंगे तो इसमें क्या आएगा, देखो ये कहां है? भाग नंबर 18 में है, ठीक है। 352 से लेकर 360 तक है, ठीक है, याद रखें 352 से लेकर 360 तक है। इसके अंदर देखो 3 प्रकार के आपातकाल लगते हैं, मैं आपको बताता हूं। पहला आपातकाल करते हैं 352 की बात। इसमें कौन सा आपातकाल है? राष्ट्रीय आपातकाल। कौन सा है अभी? राष्ट्रीय आपातकाल है, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया जाता है? जब किसी देश के अंदर युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह हो जाए। युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह हो जाए, तब कौन सा लगाया जाता है? तब लगाया जाता है कौन सा? राष्ट्रीय आपातकाल। वापिस याद देखें, आर्टिकल 352 के तहत कौन सा? युद्ध या बाहरी आक्रमण के द्वारा लगाया गया आपातकाल क्या लगाता है? क्या कहलाता है? राष्ट्रीय आपातकाल कहलाता है, याद रखें। इसके बाद आर्टिकल 356, आर्टिकल 356 क्या कहता है? राष्ट्रपति शासन। किसकी बात करता है अभी? राष्ट्रपति शासन। और राष्ट्रपति शासन कब लगाया जाता है? तो राष्ट्रपति शासन की बात करें तो राष्ट्रपति शासन के लिए भारत के अंदर अगर किसी राज्य के अंदर संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, मतलब चुनाव न करवाए जा रहे हो या कुछ ऐसी कंडीशन हो, तब आपातकाल लगाया जाता है। वो कौन सा लगाया जाता है? राष्ट्रपति शासन। और राष्ट्रपति शासन का सर्वाधिक प्रयोग करने वाले प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी। कौन थी भी? इंदिरा गांधी थी, ठीक है। इसके बाद आर्टिकल 360, आर्टिकल 360 है, ये है वित्तीय आपातकाल। कौन सा है भी? सॉरी, क्या नाम है भी? वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल। अब वित्तीय आपातकाल अपने भारत में एक बार भी नहीं लगा है, याद रखें। वित्तीय आपातकाल भारत में एक बार भी अब तक नहीं लगा है, याद रखें इस बात को। तो यहां तक मैंने आपको 4 पॉइंट बताए, चारों पॉइंट वापस बताता हूं, बाकी अपने आगे देख लेंगे। देखो 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, वापस बताता हूं। 12 नंबर से देखो समाजवाद क्या होता है? भौतिक संसाधनों का ऐसा वितरण जिससे सार्वभौमिक क्या हो? हित हो या सर्वहित हो, वो क्या कहलाता है? समाजवाद कहलाता है। क्या कहलाता है अभी? समाजवाद कहलाता है। नीति निर्देशित तत्व का मतलब क्या हो गया? राज्य का, ये राज्य के कर्तव्य होते हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं, भाग नंबर 4 में है, 36 से 51 तक है, ठीक है। लोक कल्याणकारी राज्य क्या करना है? इसकी स्थापना करना है। ये अवाद योग्य, मतलब न्यायालय द्वारा ये परिवर्तनीय नहीं है, ठीक है। मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं, भाग नंबर 3 में है, आर्टिकल 12 से 25 तक है। इनके बारे में आगे डिटेल से बात करेंगे जब अपने टॉपिक करेंगे।
ठीक है, ये क्या है, वाद योग्य। क्या है ये, वाद योग्य, मतलब इनको न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय करवाया जा सकता है। ठीक है, तीसरी बात आपातकाल की, भाग नंबर 18 में 352 से लेकर 360 तक है। 352 में राष्ट्रीय राष्ट्रीय आपातकाल है, मतलब युद्ध या बाहरी आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह के कारण जो आपातकाल लगे वो कौन सा लगता है, आर्टिकल 352 के तहत। 356 में लगता है राष्ट्रपति शासन, किसी राज्य की संवैधानिकता विफलता के कारण जो आपातकाल लगाया जाता है वो कौन सा लगाया जाता है, राष्ट्रपति शासन। जो वित्तीय आपातकाल है, वित्तीय आपातकाल अभी तक भारत में एक बार भी नहीं लगा, याद रखें इस बात को। अगर वित्तीय आपातकाल लगे तो भारत के सभी जो कर्मचारी हैं जो उनकी तनख्वाह शून्य की जा सकती है और राष्ट्रपति का वेतन नहीं काटा जा सकता है। ठीक है, तो अब अपने बात करते हैं एक एक की बात। सबसे पहले लेते हैं अपने संसदीय शासन प्रणाली। इनको पूरी डिटेल से मैंने पीपीटी के माध्यम से पूरी डिटेल से समझाया हुआ है, आप इसको समझना। देखो, संसदीय शासन प्रणाली से पहले अपने दो चीज की एक की बात करते हैं। देखो, एक होता है संघात्मक, एक होता है एकात्मक। सबसे पहले बात करते हैं संघात्मक संविधान। जिस देश में संघात्मक मतलब संघात्मक है, संघात्मक के अंतर्गत दो प्रकार की शासन प्रणाली आती है। कितने प्रकार की आती है, दो प्रकार की। पढ़ते पढ़े कौन से रहेंगे, संसदीय शासन प्रणाली, परंतु फिर भी अपने प्रणालियों की दो बात करते हैं। दो प्रणालियां होती है, एक होती है अध्यस्थात्मक शासन प्रणाली। कौन सी होती है अभी, अध्यस्थात्मक शासन प्रणाली। और ये कहां पर है, ये अमेरिका के अंदर है। कहां पर है अभी ये, अमेरिका के अंदर है, जिसमें अध्यक्ष के द्वारा चुना जाए या राष्ट्रपति का सीधा चुनाव हो जनता द्वारा, वो अध्यक्षात्मक प्रणाली होती है। फिर आती है संसदीय शासन प्रणाली। कौन सी आती है दी, संसदीय शासन प्रणाली। और ये कहां से ली हुई है, ब्रिटेन से ली हुई है। ये कहां से ली हुई है, ब्रिटेन। अपने भारत के अंदर जो संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है वो कहां से अपनाई गई है, वो ब्रिटेन से अपनाई गई है। और इस संसदीय ब्रिटेन में जो संसदीय शासन प्रणाली, इसको कौन सा मॉडल कहते हैं, वेस्टमिनिस्टर मॉडल कहते हैं। कौन सा कहते हैं, वेस्टमिनिस्टर मॉडल कहते हैं, याद रखें। ठीक है, तो यहां तक बात आई। संघात्मक संविधान के अंदर कितने प्रकार की शासन प्रणाली होती है, दो प्रकार की। एक होती है अध्यस्थात्मक, एक होती है कौन सी, संसदीय शासन प्रणाली। अपने भारत के अंदर कौन सी संसदीय शासन प्रणाली जो कहां से ली हुई है, अमेरिका से ली हुई है। कहां से ली हुई है, अमेरिका से ली हुई है। अध्यस्थात्मक प्रणाली कहां पर है, अधिष्ठात्मक शासन प्रणाली कहां पर है, अमेरिका में। कहां पर है अभी, अमेरिका में। यहां तक इसकी कोई स्लाइड में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। मैं वापस बताता हूं, देखो दो प्रकार की होती है, एक अधिष्ठात्मक होती है और एक कौन सी होती है, संसदीय होती है। अपने भारत में कौन सी संसदीय है, कहां से ली हुई है, अमेरिका से ली हुई है। कहां से ली हुई है भी, अमेरिका से। अधिष्ठात्मक कहां से, देखो ऐसे अधिष्ठात्मक, ऐसे अमेरिका, ऐसे याद रखना, ऐसे अधिष्ठात्मक, ऐसे अमेरिका। देखो आगे बात करते हैं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की। देखो अध्यक्षात्मक प्रणाली के अंदर इस शासन प्रणाली में राष्ट्रपति का कार्यपालिका वास्तविक प्रधान होता है। मतलब जो अध्यक्षात्मक प्रणाली में है वो जो राष्ट्रपति होता है, मतलब जो भी है, जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति है तो वो कार्यपालिका का वास्तविक नामात्र प्रधान होता है। क्या होता है अभी, वास्तविक। अपने संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति वो कैसा होता है, नामात्र का। कैसा होता है अभी, नामात्र का। नामात्र मतलब एक्चुअल में काम तो सारे किसके नाम से होंगे, राष्ट्रपति के नाम से, पर शक्ति किसमें नहीं तो कि प्रधानमंत्री में। तो कैसे, अधिष्ठात्मक है। ठीक है, सॉरी, संसदीय शासन प्रणाली है। और अधिष्ठात्मक में क्या होगा कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होगा। मतलब जो भी काम होंगे वो सारे काम किसके नाम से, राष्ट्रपति के नाम से। और राष्ट्रपति में नहीं तो राष्ट्रपति उन्हीं काम को सबको करेगा, वो था वास्तविक। और अपने भारत में कैसा है, वास्तविक कार्यपालिका भारत में कैसे, किसके पास है, तो यार रखना, भारत में किसके पास है, प्रधानमंत्री के पास। किसके पास है, प्रधानमंत्री के पास। और नामात्र किसके पास है, नामात्र तो राष्ट्रपति के पास। किसके पास है अभी, राष्ट्रपति के पास। बस अपने भारत में उल्टा है इसका। दूसरी बात, राष्ट्रपति का निर्वाचन सीधे जनता द्वारा किया जाता है। तो अपने भी किसके द्वारा किया जाता है, जनता द्वारा किया जाता है क्या, नहीं, जनता द्वारा नहीं किया जाता। अपने जनता द्वारा जो उम्मीदवार चुने जाते हैं उनके द्वारा किया जाता है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, तो भारत में जो राष्ट्रपति होता है उसके चुनाव की बात करते हैं। तो राष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और उसके बाद में विधानसभा, इन तीनों के क्या होते हैं, निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। कौन लेते हैं भी, निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। अब सुनो मेरी बात, अब निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ये जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना जाता, पर अमेरिका के अंदर, अमेरिका में जनता द्वारा सीधे चुना जाता है। मतलब जो अमेरिका का राष्ट्रपति है वो जनता द्वारा सीधा चुना जाता है। ये अध्यात्मक की मतलब विशेषता थी। क्या थी भी, ये विशेषता थी। ठीक है, बात समझाई। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए भारत में संसदीय शासन प्रणाली कहां से ली, ब्रिटेन से। अब संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता देखें, भारत में संसदीय शासन प्रणाली कहां से ली, ब्रिटेन से। सबसे पहली बात तो यही याद रखो। दूसरी बात, संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति कार्यपालिका क्या होता है, नामात्र प्रधान होता है। ये भी मैंने बताया, आपको बताया जाता है, क्योंकि नियुक्ति वगैरह है वो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है अभी, राष्ट्रपति। पर जितने
जो काम होते हैं वो प्रधानमंत्री करता है। प्रधानमंत्री कैसे, अब सोचो आपको मैं उदाहरण देता हूँ। जो भी काम होता है प्रधानमंत्री आगे आपने आके भाषण देता है। कभी राष्ट्रपति आगे आके भाषण दिया कभी? क्या कभी ऐसा उसने कहा कि भाई आज से मैं किसानों के खातों में 2,000 रुपए डालूंगा? कभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आके बोला कि मैं आज से किसानों के खाते में 2,000 रुपए डालूंगी? नहीं, क्योंकि वो नाम मात्र का कार्यपालिका प्रधान है। क्या भी नाम मात्र का, परंतु उसके बिना कोई भी काम हो भी नहीं सकता, क्योंकि उसके साइन के बिना कोई भी काम है बिल पास नहीं हो सकता, तो याद रखें। तीसरी देखो, संसदीय शासन प्रणाली को उत्तरदायी सरकार या मंत्रिमंडलीय सरकार भी कहा जाना जाता है। क्यों? क्योंकि उत्तरदायी सरकार मतलब वो उत्तरदायी होती है, ठीक है, और मंत्रिमंडल का मतलब होता है उसमें मंत्री, मतलब मंत्रियों द्वारा सरकार चलाई जाती है। देखो मंत्रियों में जो प्रधान होता है वही प्रधानमंत्री कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रधानमंत्री। और यही क्या कहलाते हैं? कैबिनेट मंत्री। खुद प्रधानमंत्री खुद कैबिनेट मंत्री होता है। क्या होता है भी? कैबिनेट मंत्री होता है। तो याद रखें इस बात को, ठीक है। तो ये संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता है, ठीक है, बात समझागी। अब इसके और विशेषता देखते हैं आगे। संसदीय शासन प्रणाली वास्तविक नाममात्र कार्यपालिका दोनों होती है। तो देखो संसदीय शासन प्रणाली में पहले तो देखिए किसकी, संसदीय अध्यासन दोनों की। अब इसमें देखो संसदीय में कौन सी होती है? देखो भारत के अंदर कौन सी है? वास्तविक भी है, नाममात्र भी है। मतलब भारत के अंदर दोनों प्रकार की कार्यपालिका शक्तियां, एक तो वास्तविक किसके पास होती है? पीएम के पास होती है, प्रधानमंत्री के पास। नाममात्र किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है। किसके पास होती है भी? राष्ट्रपति के पास होती है। बात समझा रही है? तो ये दोनों ही विशेषता किसके पास? अपने भारत के पास है। इसलिए अपना भारत कैसा है? संसदीय शासन प्रणाली वाला है। एक विशेषता तो ये है। दूसरी, लोकसभा में विधानसभा को विघटन करना या भंग करना, ये संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता है। मतलब लोकसभा को भंग करना। अब देखो लोकसभा को भंग कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है भी? राष्ट्रपति करता है, ठीक है। आर्टिकल किसके तहत करता है? आर्टिकल 74 के तहत करता है, 74 के तहत, ठीक है। और इसी के साथ जो विधानसभा है, तो विधानसभा में जो करता है वो किसके तहत करता है? 174 के तहत करता है। किसके तहत करता है? 174 के तहत नहीं करता लोकसभा के अंदर। इसमें राष्ट्रपति लगभग करता है आर्टिकल 85 के तहत। किसके तहत? 85 के तहत लोकसभा को भंग करता है राष्ट्रपति। और उधर 174, कौन सा भी? 174 के तहत विधानसभा का भंग करता है, याद रखना। पर ये दोनों भंग तो करता है, पर किसके कहने पर करता है? तो याद रखें लोकसभा के अंदर तो प्रधानमंत्री की, और विधानसभा में किसके कहने पर? मुख्यमंत्री। विधानसभा के अंदर कौन करता है? राज्यपाल। और लोकसभा में कौन करता है? राष्ट्रपति। तो दोनों याद रखें ये बातें, ठीक है। यहां पर तो कौन करता है? राज्यपाल। और यहां पर कौन करता है? लोकसभा में कौन करता है? तो लोकसभा में याद रखें कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक है, बात समझेगी। आगे देखो बहुमत दल की सत्ता। मतलब संसदीय शासन प्रणाली में क्या होगा? जिसको बहुमत मिले। बहुमत का मतलब अपने भारत के अंदर, जैसे राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान में जैसे अपने कितनी सीटें हैं? 200 सीटें विधानसभा की। अगर 200 में से किसी को 201 सीट मिली और किसी को 199 सीट मिली, जीतेगा कौन? ये जीतेगा। कौन जीतेगा भी? 200 सीट है, 200 सीट का मतलब 101 सीट और 99 सीट, मतलब 101 सीट मिली। वो किसको? बहुमत दल का नेता, राज्यपाल उसको, मतलब वो जो बहुमत मिला है जिस पार्टी को, वो बहुमत बनकर किसी व्यक्ति को लेकर जाएगी राज्यपाल के पास, कहेगी भी इस व्यक्ति को क्या किया जाए? मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाए। जब राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त कर देता है, इसलिए कहते हैं बहुमत दल की सत्ता। मतलब अपने भारत में कैसे? बहुमत दल की सत्ता। जिसके पास दल के पास बहुमत है वही क्या बनेगा? सत्ता में जाएगा, ठीक है। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बार कह रहे 400 पार, 400 पार, पर 400 पार हुई नहीं थी। एक ही प्रधानमंत्री जिसकी तरफ 400 पार हुई थी, वो कौन थे? राजीव गांधी। कौन थे भी? राजीव गांधी, ठीक है। क्योंकि अपने भारत के अंदर सहानुभूति से प्रधानमंत्री बना था उस टाइम, क्योंकि इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई थी, गोलियों से मार दिया गया था, ठीक है। तो जिसके कारण से भारत के अंदर इमोशनल होकर वोट डाले गए थे उस टाइम, तो इसलिए 400+ सीटें गई थी, ठीक है। तो याद रखें इस बात को। हाँ, तो ये पहली विशेषता आपको पूरी समझ आई होगी। मैं एक बार वापस रिपीट करता हूँ। देखो संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली का मतलब सगात्मक संविधान के अंतर्गत 2 प्रकार की शासन प्रणाली होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक होती है अधिष्ठात्मक शासन प्रणाली जो अमेरिका के अंदर है, और दूसरी होती है संसदीय शासन प्रणाली जो ब्रिटेन के अंदर है। आपसे सीधा फैक्ट पूछे जाएंगे, ज्यादा इसमें फैक्ट, सीधे फैक्ट, ठीक है। उसके बाद में इस शासन प्रणाली में राष्ट्रपति कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है, मतलब अधिष्ठात्मक में, ठीक है। राष्ट्रपति का निर्वाचन सीधे जनता द्वारा होता है, ये किसमें? अधिष्ठात्मक में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखें, भारत में संसदीय शासन प्रणाली में कहां से ग्रहण किए? ब्रिटेन में, ठीक है। संसदीय शासन प्रणाली राष्ट्रपति का कार्यपालिक नाममात्र प्रमुख होता है। संसदीय शासन प्रणाली को उत्तरदायी सरकार या मंत्रिमंडल सरकार कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखो, इन दोनों की विशेषता देखते हैं। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक भी होता है, नाममात्र प्रमुख भी होता है। तो वास्तविकता तो किसके पास होती है? पीएम के पास होती है। और नाममात्रता किसके पास होती है? किसके पास होती है? भी राष्ट्रपति के पास होती है, ठीक है। दूसरी बात, लोकसभा का
विधानसभा का विखंडन मतलब लोकसभा और विधानसभा का क्या भंग करना। लोकसभा में राष्ट्रपति और विधानसभा को राज्यपाल क्या करता है, भंग करता है। ठीक है, लोकसभा में किस आर्टिकल के तहत करता है, राष्ट्रपति आर्टिकल 85 के तहत करता है, और जो विधानसभा है उसमें किसके तहत करता है, आर्टिकल 147 के तहत करता है, किस सॉरी 144 के तहत 174 के तहत करता है, 174 174 के तहत करता है। ठीक है, तो ये विशेषता बताई मैंने, ये अपना एक कौन सी होगी, विशेषता होगी है। अब मेरे को नहीं लगता इस विशेषता से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप गलत करोगे, नहीं करोगे। ठीक है, देखो वैसे तो संसदीय शासन प्रणाली की बहुत सी विशेषता है, बहुत ज्यादा विशेषता है, वो सारी करवाने बैठेंगे तो अपनी क्लास जो है वो 3 4 5 7 घंटों की हो जाएगी। ठीक है, अपने जो मेन फैक्ट है आपको समझाने के लिए मेन चीजें आपको बताई जा रही है। वैसे अपने भारत के अंदर संसदीय शासन प्रणाली ही विशेषता ज्यादा है। ठीक है, दूसरी बात देखें, दूसरी विशेषता कहता है लिखित संविधान। भारत में क्या होना चाहिए, लिखित संविधान। अपने भारत में है लिखित संविधान, भारत में होना क्या चाहिए, है लिखित संविधान। कहते हैं किसे, देखो अब मैं आपको बताता हूं देखो संविधान दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, अभी दो प्रकार का। एक होता है लिखित, एक होता है अलिखित। लिखित और अलिखित। लिखित संविधान तो लिखित संविधान किसका होगा, जिसमें एक संविधान सभा द्वारा और एक निश्चित समय में लिखा जाए, उसे कहते हैं लिखित संविधान। इसमें ना तो संविधान सभा होगी, क्या होगी भाई, ना तो संविधान सभा होगी, ना ही एक निश्चित समय होगा, मतलब दोनों नहीं होंगे। वो क्या कहलाएंगे, अलिखित संविधान। पर इसको परिस्थितियों के अनुसार ये क्या होता है, बढ़ता रहता है, चेंज होता रहता है। ठीक है, तो वो कहता है लिखित संविधान। अलिखित संविधान किसका है, ब्रिटेन का है। किसका है अभी, ब्रिटेन का है। भारत लिखित संविधान किसका है, भारत का है, अमेरिका का है, सबसे छोटा संविधान। ठीक है, तो याद रखें। अब वापस इस पर आते हैं, लिखित संविधान। भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा तथा निश्चित समय में लिखा गया है, इसलिए भारतीय संविधान को लिखित संविधान कहा जाता है। यही मैंने बताया, यही लिखा गया। ठीक है, भारतीय संविधान मूलतः अनुच्छेद 300, मूल अनुच्छेद कितने हैं, 395 है, भाग 22 है, और अनुसूचिया कितनी है, अनुसूचिया 8+4, टोटल कितनी होगी, 12 अनुसूचियां। टोटल कितनी अनुसूचियां भी, 12 अनुसूचियां हैं। अब वर्तमान में लगभग 375 प्लस आर्टिकल है, लगभग 25 भाग हो गए। कितने भाग हो गए, 25 भाग हो गए हैं। 380 प्लस के आसपास क्या हो गए, आर्टिकल हो गए संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, एक बात तो ये याद रखना। दूसरी बात, इसी के अंदर अपने अगर देखा जाए तो अपना जो संविधान बना था वो कितने माह में बना था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में। मतलब कितने दिन लगे थे, 2 वर्ष लगे थे, 11 माह लगे थे, 18 दिन में अपना संविधान बनकर तैयार हुआ था। तो एक लिखित संविधान है, लिखने में भी अपने को समय लगा कितना, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, तो याद रखें इस बात को। ठीक है, लिखित संविधान पूर्णतः पूरा याद रखें, एक निश्चित समय और एक संविधान सभा द्वारा जो चीज लिखी गई और उसको इकट्ठा किया हो, बाइंडिंग की हुई हो, वो क्या कहलाता है, लिखित संविधान कहलाता है। लिखित संविधान किसका है, भारत का है, अमेरिका का है। अलिखित संविधान ब्रिटेन का है, जिसके अंदर संविधान सभा नहीं है, एक निश्चित समय में नहीं लिखा गया, वो क्या कहलाता है, अलिखित संविधान कहलाता है। तो यहां तक आपको बात समझोगी। ये मैं आपको अनुसूचियों के बारे में थोड़ा सा और डिटेल से बताता हूँ। देखो 8 तो अनुसूचियां थी, इसके बाद एक 9वीं अनुसूची, 10वीं 11वीं और 12वीं कब कब जोड़ी गई, ये जोड़ी गई 1951 में प्रथम संविधान संशोधन द्वारा। ये जोड़ी कब, 1985 में। ठीक है, 52वां संविधान संशोधन द्वारा। 11वीं जोड़ी गई 1992 में, 93वां संविधान संशोधन, और चौथी जोड़ी गई 1992 में 74वां संविधान संशोधन। ये 73वां किया गया था, यहाँ 74वां किया गया था। याद रखें, इससे पहले भी इनमें संशोधन हुए थे। एक होता है 69, एक 68 में हुआ था, और वो संशोधन राज्यसभा में पारित नहीं हुआ, राजीव गांधी लेके आए थे। ठीक है, तो याद रखें इन बात को। तो ये लिखित संविधान के बारे में मैंने आपको पूरी डिटेल से बताया है। बात समझ, यहां तक बात समझ आ गई क्या। अब देखो नेक्स्ट विशेषता कहती है स्वतंत्र न्यायपालिका। क्या कहती है अभी, स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका अपने भारत के अंदर जो स्वतंत्र न्यायपालिका है वो कैसी है, अभी स्वतंत्र है। स्वतंत्र का मतलब भारत में संघीय शासन प्रणाली की व्यवस्था है तथा इसका प्रमुख लक्षण है स्वतंत्र न्यायपालिका। अपने भारत के अंदर लक्षण तो दोनों ही है, संघ का भी है और किसका है, संघीय व्यवस्था का भी है और एकात्मक व्यवस्था के, दोनों का ही है। ठीक है, याद रखें, संघात्मक भी है और एकात्मक भी है। परंतु अपने संघीय व्यवस्था की प्रमुख जो विशेषता है वो कैसी है, स्वतंत्र न्यायपालिका। और अपने भारत में कैसे है, स्वतंत्र न्यायपालिका। इसलिए ये लक्षण जो अपने को दिखाई देता है। स्वतंत्र न्यायपालिका से आशय क्या है, देखो न्यायाधीश की नियुक्ति, हटाने या पद से हटाने, कार्यकाल, सेवा शर्तों को स्पष्ट प्रावधान है। मतलब जो जितने भी कार्यकाल हो गया, सेवा शर्तें होगी न्यायाधीशों की, उनको हटाना होगा या उनकी नियुक्ति होगी,
ये सारे स्वतंत्र रूप से है। कैसे अभी स्वतंत्र रूप से है, इनमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। तो इसलिए किसी क्या कह सकते हैं अपने भारत के अंदर कौन सी न्यायपालिका है, स्वतंत्र न्यायपालिका है। ठीक है, और स्वतंत्र न्यायपालिका किसका लक्षण है, कौन सी व्यवस्था का लक्षण है, तो याद रखें संघीय व्यवस्था का लक्षण है। किसकी अभी, संघीय व्यवस्था का लक्षण है, याद रखें इतनी बात। ठीक है, आगे भी एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो आप। हाँ जी, आगे देखते हैं नेक्स्ट। उदाहरण के तौर पर मैंने आपको बताया, आगे देखिए, जैसे न्यायपालिका मौलिक अधिकारों का संरक्षण व संघ और राज्यों के मध्य विवाद समाधान। मतलब न्यायपालिका स्वतंत्र कैसे, मौलिक अधिकारों का, देखो मौलिक अधिकार अपने सरकार द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है, इनके संरक्षण के लिए अपने कहां भागेंगे, अगर सरकार ही अपने मौलिक अधिकारों का हनन करे तो किसके पास जाएंगे, न्यायपालिका के पास। इसलिए स्वतंत्र है वह, मतलब उस पर कोई नहीं है, उस पर कोई नहीं है, वो अकेली है। ठीक है ना, कोई पदाधिकारी नहीं है, वो अकेला काम कर रहा है। न्यायपालिका, न्यायपालिका ने कह दिया सो कह दिया, उसकी बात एकदम एग्जैक्ट सही होगी, इसलिए स्वतंत्र है। दूसरी बात, संघ व राज्यों के मध्य विवाद का समाधान, मतलब संघ व राज्यों के बीच में विवाद होते हैं, उनके मध्य भी वो समाधान कौन करता है, स्वतंत्र न्यायपालिका करती है। तो याद रखें। अब देखो एक चीज में तो इनके दायरे में क्या नहीं आता, जैसे दो राज्यों के बीच में जल विवाद हो, जल नदी का बंटवारा हो, तो वो संसद करती है। कौन करती है, वो स्वतंत्र, वो न्यायपालिका के अंतर्गत नहीं आता है। तो याद रखें इसके बाद में। ठीक है, आगे देखिए, तीसरी विशेषता क्या कर रहा है, भारतीय संविधान के अंदर कठोर और लचीलेपन का समन्वय। मतलब भारत के संविधान के अंदर दो प्रकार है, जैसे मतलब भारत का संविधान लचीला भी है और कठोर भी है। इसको पूरी तरह विशेष, मतलब मैंने एकदम डीप से डीप इसको चीज को बताया, मैंने आपको ढंग से इसको समझना। देखो भारत का संविधान कठोर भी और कैसा है, लचीला है। सबसे पहली बात, संविधान संशोधन प्रक्रिया के आधार पर दो प्रकार का है। मतलब संविधान संशोधन प्रक्रिया के आधार पर कितने प्रकार का है, दो ही प्रकार का है। कितने प्रकार का, दो ही, एक कठोर और एक लचीले की बात करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखें, जो कठोर, ये कठोर है, जो संविधान कठोर है, ये कहां से लिया अपने ने, अमेरिका। कठोर का मतलब संविधान संशोधन क्या है अभी, जो भारत के अंदर संविधान संशोधन जो किया जाए, अगर वो क्या हो, कठिन हो, क्या हो भी, अगर कठिन हो, अगर कठिन हो तो कैसा कहलाएगा, अमेरिका कठोर। और जो संविधान संशोधन कैसा सरल किया जाए, सरल हो जाए, तो वो कैसा कहां से कहलाएगा, अमेरिका। कैसा है अभी, अमेरिका, सॉरी अमेरिका के ब्रिटेन से, सरल और ब्रिटेन से। अपनों ने लचीला कहां से लिया है, ब्रिटेन से। कठोर कहां से लिया है, अमेरिका से। मतलब दोनों का समन्वय, अमेरिका और ब्रिटेन दोनों की संविधान का समन्वय अपनों ने जोड़ रखा है यहाँ पर। ठीक है, आगे देखें, लचीले की बात करते हैं, फिर कठोर की बात करते हैं, फिर इन दोनों की और विशेषता की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं लचीला। वह संविधान जिसमें विधि निर्माण में संशोधन प्रक्रिया सरल हो, और वह संविधान लचीला संविधान कहलाता है, जैसे ब्रिटेन का। ठीक है, मतलब अभी मैंने बताया जिसमें संशोधन की प्रक्रिया क्या हो, सरल हो, क्या हो भी, सरल हो, वो क्या कहलाता है, लचीला कहलाता है। ठीक है, दूसरी लाइन, वह संविधान जिसमें संशोधन विशेष प्रक्रिया या कठिन हो, उसे कठोर संविधान कहते हैं। ठीक है, मतलब जो संशोधन की प्रक्रिया वो विशेष प्रक्रिया या कठिन, मतलब कठिन हो, जिसके अंदर संविधान संशोधन करने से कठिन हो, जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी में कोई संशोधन करना है तो वो कठिन है। कैसे अभी, कठिन है, क्योंकि उसके अंदर बहुमत जो चाहिए वो विशेष प्लस आधे राज्यों को चाहिए। कैसे चाहिए, बहुमत प्लस आधे राज्यों का। अब आधे राज्यों का बहुमत लेने के लिए तो सीधी सी बात है, खांडे की धार है, ये भी अपन को नहीं मिल रहा है, अपना घर का बहुमत को नहीं मिल रहा है। ठीक है ना, तो ये इसलिए कठोर है। ठीक है, ये कहां से लिया अपनों ने, ये अमेरिका से लिया। कहां से लिया अभी, अमेरिका से। ठीक है, ये तो अलग अलग बात थी। अब अपने भारतीय संविधान में दोनों का मिश्रण है। मतलब अपना भारतीय संविधान कैसा, कठोर भी है और लचीला भी है। कैसा है अभी, कठोर भी है और लचीला भी है। तो याद रखें, कठोर भी और कैसा है, लचीला भी है। तो नेक्स्ट बात करते हैं कठोर लचीले के बाद। तो भारतीय संविधान क्या, भारतीय संविधान संसद द्वारा 3 प्रकार से संशोधन किया जाता है। देखो 3 प्रकार से संशोधन किया जाता है। पहला किया जाता है साधारण बहुमत से। किससे किया जाता है, साधारण बहुमत। साधारण बहुमत जितनी सीटें हैं उसका 50% प्लस 1। जैसे अपने उदाहरण के लिए लेते हैं 100 सीटें, 100 सीटों का 50% प्लस 1, ये तो क्या हो गया, साधारण बहुमत होगा। कोई बिल आया, उस बिल के ऊपर क्या किया गया, साधारण बहुमत से। आपने देखा होगा जो मौलिक अधिकार जो होते हैं वो विशेष बहुमत से होते हैं, साधारण बहुमत से कुछ होते हैं विशेष, और राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है विशेष प्लस आधे राज्य से होता है। दूसरा होता है विशेष बहुमत, जो आप याद रखते हो 2/3 उपस्थित व मतदान देने वाले सदस्य,
को 2/3 सदस्य है बहुमत, ये 2/3 वाला। और तीसरा होता है विशेष, मतलब सदन का 2/3 तो साथ में और प्लस में कौन से, जैसे 28 राज्य है तो 14 राज्यों का समर्थन और चाहिए अपने को, तब संशोधन होता है। तो ये सब भारतीय संविधान में संसद द्वारा कितने प्रकार के संशोधन है? 3 प्रकार के, साधारण संशोधन, विशेष और विशेष प्लस कौन सा, आधे राज्यों का समर्थन, ठीक है। और आपको मैंने पीछे भी बताया गया का आर्टिकल 368 के अंदर कितने प्रकार के है, 2 प्रकार के, वो आगे आपने आएगा आगे भी, ठीक है। तो 368 में जो संविधान की संशोधन की जो प्रक्रिया है वो कितने प्रकार की है? ओनली फॉर 2 ही प्रकार की, ठीक है। तो ये जो अपने आगे जो विशेष बहुमत हो गया राज्य वाला, ये 368 में आगे अपने डिटेल से करेंगे, आगे आएगा, ठीक है। देखो ये लिखा भी है नोट, आर्टिकल 368 के अंदर 2 प्रकार के संशोधन, मतलब संशोधन की प्रक्रिया है, कितने की है अभी? 2 प्रकार की संशोधन की प्रक्रिया, याद रखें कितने प्रकार की। आर्टिकल 368 के तहत 2 प्रकार के संशोधन की प्रक्रिया है, दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वालों का 2/3 बहुमत द्वारा। तो एक तो ये प्रक्रिया है, सदन के अंदर उपस्थित और मतदान देने वाले। अब 2 बातें समझो यहां पर, देखो 100 सदस्य है, 100 सदस्य में से 80 सदस्य है, कितने सदस्य है? 80 सदस्य है। और इस 80 सदस्यों में मत देने वाले कितने? 60 लोग हैं। इन 60 लोगों का 2/3 जो बहुमत होगा वो क्या कहलाएगा? विशेष बहुमत, जो पहला संशोधन, समझ आ रही है? मतलब देखो सदन में कुल सदस्य है, ये तो कुल सदस्य है, ठीक है। ये उपस्थित सदस्य है, उपस्थित, ठीक है। ये उपस्थित और मतदान देने वाले हैं, कौन से? उपस्थित में मतदान देने वाले हैं। बात समझ आ रही है क्या? उपस्थित में मतदान वाले देने कितने हैं? 60 ही हैं, तो 60 सदस्यों का 2/3। तो ये तो पहली प्रक्रिया होगी। दूसरी विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य, ये तो प्रक्रिया है ही, साथ में प्लस में 14 राज्यों का और समर्थन चाहिए, मतलब 28 राज्य तो 14 राज्यों का और समर्थन चाहिए। तो वो कौन सा हो गया? विशेष प्लस आधे राज्यों का समर्थन। तो ये दोनों प्रक्रिया कहां पर है? ये आर्टिकल 368 में। अब क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि आर्टिकल 368 में कितने प्रकार की संविधान संशोधन प्रक्रिया है? तो आप याद रखोगे 2 ही प्रकार की है। कितने प्रकार की है? 2 ही प्रकार की है, ठीक है। और सामान्यतः आपको पता ही है 3 प्रकार की जो आपको मैंने बताई है, सामान्यतः 3 प्रकार की। बात समझाएगी यहां तक? आगे नेक्स्ट बात करते हैं। हाँ, ये भी विशेषता बहुत इंपॉर्टेंट है, सकारात्मक और एकात्मक। और इसके लिए मतलब एक बार बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सकारात्मक और एकात्मक, ठीक है। तो सकारात्मक और एकात्मक, सकारात्मक और एकात्मक व्यवस्था। देखो पहले बात करते हैं भारतीय संविधान के एकात्मक तथा सकारात्मक दोनों के लक्षण है। कैसे है अभी? दोनों के लक्षण है। पहली बात तो ये याद रखें, जैसे सकारात्मक कहां पर है? अमेरिका के अंदर है। कहां पर है अभी? अमेरिका के अंदर है। एकात्मक कहां है? ब्रिटेन के अंदर है। कहां पर अभी? ब्रिटेन के अंदर है। तो याद रखें। आगे देखें, अब देखो अपने भारत में है तो मिश्रण दोनों का, परंतु अपना जो आर्टिकल फर्स्ट है ना, वो जो लाइन लिखता है वो लिखता है एकात्मक की। किसकी लिखता है? एकात्मक, एकात्मक की। इसको अपने समझते हैं। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? भारत को एकात्मक राज्य घोषित करता है। भारत राज्यों का एक संघ है। क्या कह रहा है अभी? भारत एक राज्यों का एक संघ है। अब इसका राज्यों का एक संघ का तात्पर्य मैंने नीचे डेप्थ में दे दिया, आपको और समझा देता हूं। देखो भारत संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है। मतलब कहने का भावार्थ यहां पर यह है कि भारत ने किसी के साथ समझौता नहीं है, सभी राज्यों ने समझौता नहीं किया अभी हम आपको 10 किलो चावल देंगे या यो देंगे वो देंगे, थे आगे मेरे संग मिल जाओ, ऐसा कोई शब्द का ऐसा कोई कारण नहीं है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये अपने आप भारत के अंदर आए हैं पर अपने आप जा नहीं सकते। समझ रही बात? अपने आप ये आ गए हैं, ठीक है, पर जा नहीं सकते। तो ये राज्यों के किसी के साथ समझौते का परिणाम नहीं है भारत, मतलब राज्यों के बीच समझौता हुआ हो और समझौता होने के बाद में और कह दिया हो भी भारत एक संघ बना दिया गया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये अपने आप मिले हैं और अब अलग ये नहीं हो सकते। जैसे अमेरिका के अंदर है, अब अपने यहाँ पर जो शब्द यूज किया है वो तो यूनियन शब्द यूज किया है। क्या यूनियन? यूनियन, यूनियन का मतलब राज्यों का समझौते का परिणाम नहीं है, यहाँ तो ये लाइन कहता है। और अमेरिका के अंदर फेडरलिज्म शब्द यूज किया गया। किसका लिया है? फेडरलिज्म, क्योंकि वहां पर भी संघात्मक, अपने यहाँ पर भी क्या है? संघात्मक है। तो वहां का मतलब ये हुआ कि वो राज्यों का समझौता हुआ है। क्या हुआ? उनके राज्यों का समझौता हुआ है। मतलब वो अपनी मर्जी से आए हैं और अपनी मर्जी से जा सकते हैं, परंतु वह जाते नहीं है क्योंकि उन जाने के बाद में क्या हो जाएगा? जाने के बाद में अस्तित्व खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात आप समझे। दूसरी लाइन देखो, किसी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। अभी मैंने आपको बताया, तो इसकी लाइन का तात्पर्य बताया कि भारत राज्यों का एक संघ है,
ये क्या घोषित करता है? एकात्मक व्यवस्था घोषित कर रहा है आर्टिकल फर्स्ट। तो अपने भारत में तो अंदर दोनों कौन से? भारत में तो दोनों ही है, संघात्मक भी है और एकात्मक भी, दोनों ही लक्षण दिखाई देने को पड़ते हैं, अपने को मिलते हैं। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट बात। परंतु भारतीय संविधान में 3 लक्षण भारतीय संविधान को संघात्मक बनाते हैं। देखो संघात्मक कैसे बनाते हैं? संघात्मक कैसे बनाते हैं? तो संघात्मक, सबसे पहली बात, लिखित संविधान। संघात्मक की व्यवस्था विशेषता का पहला जो विशेषता वो क्या था? लिखित संविधान। अपने भारत में कैसा लिखित संविधान है, इसलिए भारत को संघात्मक बनाते हैं। दूसरी, स्वतंत्र न्यायपालिका। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये मुख्य लक्षण है संघात्मक व्यवस्था का, पीछे मैंने बताया। ठीक है, तीसरा, केंद्र में इकाइयों के बीच शक्तियों का बंटवारा। मतलब केंद्र में है इकाइयों का मतलब राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा है। ठीक है, मतलब राज्य अपने काम शक्तियों का प्रयोग करते हैं, केंद्र अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। इसलिए अपना भारत कैसा दिखाई देता है? संघात्मक भी दिखाई दे रहा है। अब अपने आर्टिकल 1 तो क्या कहता है? एकात्मक। और लक्षण क्या बताया? संघात्मक। इसलिए कहते हैं कि भारत में 2 प्रकार की शासन व्यवस्था है, या फिर लक्षण है कौन से? संघात्मक भी है और एकात्मक भी है। आगे और डेप्थ में पढ़ते हैं इसको। आगे देखो, इन दोनों की विशेषताओं के बारे में अलग अलग बताया गया कि अलग अलग ये पेपर में पूछा जाता है। देखो पहली बात, संघात्मक में क्या होगा? शक्तियों का विभाजन होगा। क्या होगा भी? शक्तियों का विभाजन होगा। ठीक है, मतलब शक्तियां क्या? सभी बंटी होंगी, हर व्यक्ति के बीच में या हर संस्था के बीच में या हर राज्यों के बीच में। ठीक है, शक्तियां बंटी होती है। दूसरी, यहाँ पर क्या है? एकल संविधान है। यहाँ का मतलब एकल संविधान। अब एकल संविधान का मतलब ये व्यवस्था अपने भारत में ली हुई है, क्योंकि अपने भी कौन सा भारत क्या है? भारत का संविधान क्या? एक ही है, इसलिए एकात्मक से व्यवस्था ली हुई है, एकात्मक। इसलिए एकात्मक भी और संघात्मक भी है। दूसरी, संविधान सर्वोच्च है। संघात्मक व्यवस्था के लक्षण क्या है? संविधान सर्वोच्च। अपने भारत में भी क्या है? संविधान क्या है? सर्वोच्च है। और इधर क्या है? एकल नागरिकता। अपने भारत में भी क्या है? एकल नागरिकता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट, यहाँ पर स्वतंत्र न्यायपालिका है। क्या है भी? यहाँ पर स्वतंत्र न्यायपालिका है। संघात्मक लक्षण का विशेषता क्या है? स्वतंत्र न्यायपालिका। यहाँ पर आपातकाल उपबंध है। आपातकाल उपबंध कहाँ का? एकात्मक। अपने भारत में कहां से लिया आपातकाल? एकात्मक का। ठीक है, तीसरी बात, संघात्मक की क्या विशेषता है? लिखित संविधान है। कैसा संविधान है अभी? लिखित संविधान है। और यहाँ पर राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति एकात्मक की है। तीसरी बात, संविधान कठोर है। संविधान क्या है? कठोर है। यहाँ पर शक्तियों का केंद्रीकरण। एकात्मक में क्या होता है? शक्तियां एक व्यक्ति के पास चली जाती है, केंद्र के पास चली जाती है। ठीक है, इसके पास में छठा नंबर, दोहरी शासन प्रणाली। यहाँ पर दोहरी शासन प्रणाली मतलब केंद्र राज्य और राज्य सरकार, मतलब केंद्र की सरकार अलग है, राज्य की सरकार अलग है। ये भी क्या है? संघात्मक। तो ये लक्षण लगभग कहां पर मिलते हैं अपने को? संविधान में, भारतीय संविधान में। संसद राष्ट्रीय हित में राज्य सूची पर विषय या विधि बना सकते हैं, ये भी अपने भारत में मिलती है। तो इसलिए अपने भारत कैसा है? संघात्मक है, प्लस में क्या है? एकात्मक है। तो दोनों ही लक्षण अपने को दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट देखें। हाँ, ये व्यवस्था होगी, आपको बात समझ आ गई। तो दोनों के मैंने लक्षण बता दिए, पेपर में यहीं से क्वेश्चन उठाता है, वो यही पूछता है। ठीक है, तो याद रखें। इसके बाद देखें नेक्स्ट, लोकप्रिय संप्रभुता। लोकप्रिय संप्रभुता क्या कहते हैं? देखो भारतीय संविधान में लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित अर्थात यह भारतीय जनता द्वारा निर्मित संविधान है। मतलब लोकप्रिय संप्रभुता मतलब क्या है? कि जो संविधान लिखा गया है वो भारतीय जनता द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? अभी भारतीय जनता द्वारा लिखा गया है, और अंतिम शक्ति भी कौन सी होगी? जनता ही होगी। कौन होगी भी? जनता ही होगी। इसे कहते हैं लोकप्रिय संप्रभुता। क्या होती है भी? लोकप्रिय संप्रभुता। इसलिए कहते हैं ना प्रस्तावना की पहले हम भारत के लोग। अब हम भारत के लोग मतलब जनता से बात कर रहा है। किससे बात कर रहा है? जनता, हम भारत के लोग। ठीक है, तो यही बात क्या है? लोकप्रिय संप्रभुता की बात है, याद रखें। आगे नेक्स्ट विशेषता देखते हैं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार अपने भारत के अंदर क्या दिया हुआ है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। देखो बी आर अम्बेडकर ने कहा था, संसदीय प्रणाली में हमारा अभिप्राय है कि एक व्यक्ति एक वोट से, मतलब बी आर अम्बेडकर कह रहे हैं कि हमारे संविधान के जो संसदीय शासन प्रणाली उसका मतलब यही है कि एक वोट एक व्यक्ति, मतलब एक व्यक्ति द्वारा एक वोट दिया जाएगा। ये कैसा? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। देखो वयस्क मताधिकार की न्यूनतम आयु कितनी है? 18 वर्ष। पहले 21 वर्ष थी। आगे नेक्स्ट देखते हैं। देखो पहले कितनी थी? 21 वर्ष थी। 61वां संविधान संशोधन, ये लाइन बहुत बार पूछी जाती है। ये संविधान संशोधन 61वां संविधान संशोधन 1989 से 21 घटाकर कितनी कर दी? 18 वर्ष। और एक समिति बनाई थी, तारकुंडे समिति। कौन सी कुंडे? तारकुंडे समिति। ठीक है, तो तारकुंडे समिति द्वारा 21 से कितनी कर दी? 18 कर दी। कितनी कर दी भी? 21 से 18 कर दी। तो याद रखें इस बात को। ठीक है, बात समझा गई। तो ये क्या था? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार था। ठीक है, क्या था भी? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के बारे में था। यहां तक बात समझ आई। तो आप एक एक चीजों को समझते जाएं, और अगर समझ नहीं आ रहा है तो क्लास को 1 या 2 बार फिर रिपीट पर देखें।
और फिर भी ना समझ आए तो फिर मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। परंतु आप लाइक, चैनल को लाइक करें, सॉरी सब्सक्राइब करें, क्लास को लाइक करें, शेयर करें और शेयर करें, ठीक है। आगे देखिए, एकल नागरिकता। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया, अर्थात सभी भारतीयों को एक नागरिकता प्राप्त है। मतलब जैसे भारतीय नागरिकता मतलब पूरे भारत की एक ही नागरिकता है, वो है भारतीय नागरिकता। ऐसा नहीं है भी राज्य की नागरिकता, जैसे राजस्थान की अलग से नागरिकता हो, छत्तीसगढ़ की अलग से हो, यूपी की अलग से हो, ऐसा नहीं है। भारत की एक ही नागरिकता। अगर आप राजस्थान में रह रहे हो तो आप कहाँ के नागरिक हो? भारत के नागरिक। आप यूपी में रह रहे हो तो कहो भी कहाँ के नागरिक हो? भारत के नागरिक हो। मतलब कहने का भावार्थ ये है कि आप घूम फिर के कहीं जाओ, नागरिकता के आपको एक या कौन सी? भारतीय नागरिकता की। इसलिए तो सभी जो पदाधिकारी या वोटिंग में पहली योग्यता ही जो क्या होती है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। मतलब पहली बात भारत का नागरिक। अब ऐसा थोड़ी है कि वह यूपी का नागरिक होना चाहिए, ऐसा बात है नहीं लिखी हुई। वहां क्या लिखा हुआ है? भारत का नागरिक होना चाहिए। हाँ जी। आगे देखो, आगे विशेषता मैंने मूल अधिकारों के लिए भी मैंने आपको बताई थी, जो मैं पीछे बता चुका हूँ। नीति निश्चित तत्व के बारे में बता दी, आपातकाल के बता दी। त्रिस्तरीय सरकार नहीं बताई मैंने। त्रिस्तरीय सरकार का मतलब होता है कि भारत का त्रिस्तरीय सरकार है। जैसे एक तो केंद्र की सरकार है, कौन सी अभी? केंद्र सरकार है। फिर इसके बाद में कौन से? राज्य सरकार है। क्या है अभी? राज्य सरकार है। और इसके बाद में एक लास्ट कौन से? स्थानीय सरकार है। कौन से? स्थानीय सरकार, जैसे पंचायती राज वगैरह। तो तीन प्रकार की सरकारें हैं, जिसे कहते हैं त्रिस्तरीय सरकार के बारे में कहते हैं। ये अपने किसकी मतलब ये टॉपिक मतलब पूरा हुआ है अपना इसी के साथ। विशेषता अपनों ने लगभग मेन जो थी वो अपनों ने देख ली है, ठीक है। इसके बाद में अपने नेक्स्ट बात करते हैं, स्रोत की बात करते हैं। ये अपने को मतलब किस देशों से क्या क्या लिया हुआ है, और इनको अपना रट्टा ही मारना पड़ेगा भी किस देश से क्या लिया हुआ। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ जाते हैं, और इनका आप रट्टा मार लेना। मैं आपको एक बार बता देता हूं, और इनको बार बार आप पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। देखो, ब्रिटेन से क्या लिया हुआ है? ब्रिटेन से द्विसदनीय व्यवस्था ली हुई है। जैसे द्विसदनीय व्यवस्था, जैसे लोकसभा और राज्यसभा। तो पहली व्यवस्था द्विसदनीय व्यवस्था। ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली ली हुई है, ये आपको बताया था मैंने। मंत्रिमंडलीय प्रणाली ली हुई है, जो मंत्रिमंडल होते हैं वो सब कहां से लिए? ब्रिटेन से। एकल नागरिकता कहां से ली हुई है? ब्रिटेन से ली हुई है, क्योंकि ब्रिटेन में क्या एकात्मक शासन प्रणाली है। संसदीय विशेषाधिकार है। क्या है? संसदीय विशेषाधिकार है, या सांसदों को विशेषाधिकार के बारे में दिया हुआ है। विधि का शासन कहां से लिया हुआ? ब्रिटेन से लिया हुआ। ये क्वेश्चन सीधे पूछ जाते हैं, विधि का शासन कहां से लिया? ब्रिटेन से। कहां से क्या लिया हुआ? ये पूछ जाते हैं, ठीक है। कार्यपालिका का विधानमंडल के प्रति उत्तरदायित्व, ये भी कहां से लिया हुआ है? ब्रिटेन से लिया हुआ है। मतलब कार्यपालिका का विधानमंडल के प्रति उत्तरदायित्व कहां से लिया हुआ है? तो ये भी अपनों ने कहां से लिया हुआ है? ये भी अपनों ने संसदीय कार्यपालिका के विधानमंडल के प्रति उत्तरदायित्व कहां से लिया हुआ है? अपनों ने ब्रिटेन से लिया हुआ। याद रखें इस बात को, ठीक है। इसके बाद देखें नेक्स्ट, प्रस्तावना की संकल्पना की बात करते हैं। सॉरी, अमेरिका की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? अमेरिका। देखो, अमेरिका की बात करते हैं। अमेरिका के सबसे पहले देखते हैं अमेरिका में क्या क्या विशेषता ली हुई है। पहले देखो, प्रस्तावना की संकल्पना कहां से ली हुई है? अमेरिका से ली हुई है। दूसरी बात, मूल अधिकार कहां से ली हुई है? तो मूल अधिकार भी अपनों ने कहां से लिया हुआ है? अमेरिका से लिए हुए। कहां से लिए हुए? अमेरिका से लिए हुए। न्याय की पुनरावलोकन कहां से लिया हुआ है? तो न्याय की पुनरावलोकन भी कहां से लिया हुआ है? अमेरिका से लिया हुआ है। कहां से लिया हुआ है? न्याय की पुनरावलोकन भी कहां से लिया हुआ है? अमेरिका से लिया हुआ है। तीसरी बात, राष्ट्रपति पर महाभियोग, क्या भी? राष्ट्रपति पर महाभियोग भी कहां से लिया हुआ है? अमेरिका से लिया हुआ है। कहां से लिया हुआ है? भी अमेरिका से लिया हुआ है। फिर लोक जनहित याचिका भी कहां से ली हुई है? तो लोक जनहित याचिका भी कहां से ली हुई है? अमेरिका से ली हुई है। कहां से ली हुई? अमेरिका से। तो अमेरिका से क्या कह रहे हैं? प्रस्तावना की संकल्पना, मूल अधिकार, न्याय की पुनर्लोकन, राष्ट्रपति पर महाभियोग, लोकहित जनहित याचिका। तो ये 4-5 चीजें अपनों ने कहां से ली हुई? प्रस्तावना की संकल्पना, मूल अधिकार, न्याय की पुनर्लोकन, राष्ट्रपति का महाभियोग, जनहित याचिका। उपराष्ट्रपति का पद भी कहां से लिया हुआ है? अमेरिका से लिया। उपराष्ट्रपति का पद भी कहां से लिया अपनों ने? अमेरिका से लिया हुआ। इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजों को हटाना, ये भी कहां से लिया हुआ है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजों को हटाना, ये भी कहां से लिया अपनों ने? अमेरिका से लिया। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजों को हटाना भी अपनों ने कहां से लिया हुआ है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाना भी कहां से लिया हुआ है? अमेरिका से लिया। ये विशेषता सारी कहां से ली? अमेरिका से। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया हुआ है? दक्षिण अफ्रीका से अपनों ने दो ही चीज ली है। एक तो ली है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। क्या लिया अभी? संविधान संशोधन की प्रक्रिया। और दूसरी लिया राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। क्या लिया हुआ है? राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। तो पहली बात संविधान संशोधन की प्रक्रिया, फिर उसके बाद में राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। तो दो ही प्रक्रिया, संविधान संशोधन और दूसरी बात क्या लिया हुआ है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन लिया हुआ। तो दो ही चीज ली हुई है, पहले याद रखें, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, दूसरे राज्यों के सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका से। इसके बाद नेक्स्ट देखें, कनाडा से क्या लिया हुआ है? कनाडा से सुप्रीम कोर्ट का परामर्शी न्याय निर्णय लिया हुआ है। परामर्श देना मतलब वो चीज ली हुई है कहां से? सुप्रीम कोर्ट की।
कनाडा से। संघीय व्यवस्था कहां से ली हुई है? कनाडा से ली हुई है। कहां से ली हुई है? कनाडा से। अवशिष्ट शक्तियां कहां से ली हुई है? कनाडा से ली हुई है अवशिष्ट शक्तियां। ऐसे कानून जिस समय संविधान बनाया जा रहा था उस समय मतलब ऐसे कानून उन्होंने संविधान जो संविधान निर्माण करता है उन्होंने सोचा कि जो कानून अब नहीं है हाल फिलहाल में आगे भविष्य में आएंगे वो किस में जाएंगे? अवशिष्ट सूची में। जैसे साइबर क्राइम। राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति ये भी कहां से लिया? कनाडा से। भारतीय संघ के लिए यूनियन शब्द का प्रयोग कनाडा से लिया हुआ, याद रखें यूनियन शब्द आर्टिकल 1 के अंदर यूनियन शब्द कहां से लिया हुआ है? कनाडा से लिया हुआ है। संघात्मक विशेषता भी कहां से ली हुई है? कनाडा से ली हुई है। ठीक है, तो याद रखें। ऑस्ट्रेलिया से देखो क्या लिया? वाणिज्य लिया, सॉरी संवर्ती सूची ली हुई है। कहां से ली हुई है? संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। संयुक्त बैठक का प्रावधान आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त बैठक होती है, ये भी कहां से ली हुई है? ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की भाषा कहां से ली हुई है? ऑस्ट्रेलिया से ली हुई है। कहां से ली हुई है भी? ऑस्ट्रेलिया से। और क्या लिया? व्यापार वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता कहां से ली हुई है? तो याद रखें व्यापार वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता कहां से ली? ऑस्ट्रेलिया से ली हुई है। कहां से ली हुई है? ऑस्ट्रेलिया से ली हुई है। आगे देखें नेक्स्ट, नीति निर्देशित तत्व। और नीति निर्देशित तत्व के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले देखें आयरलैंड से लिया हुआ है नीति निर्देशित तत्व। और कहां से क्या लिया हुआ है? आयरलैंड से। राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति ली हुई है। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति कहां से ली हुई है? आयरलैंड से ली हुई है। नीति निर्देशित तत्व आयरलैंड से ली हुई है। राष्ट्रपति पर महाभियोग ये कहां से लिया हुआ है? आयरलैंड से। मतलब महाभियोग लगेगा, महाभियोग मतलब महाभियोग शब्द आयरलैंड से लिया हुआ है। राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन, क्या भी राज्यसभा के सदस्यों का मनोनीत जो करता है राष्ट्रपति, वो भी कहां से लिया उन्होंने? आयरलैंड से लिया है। ठीक है, आगे देखिए फ्रांस से क्या लिया? फ्रांस से लिया वरिष्ठता का आधार। ये गलत है, ये लिखा गलत हुआ है वरिष्ठता। वरिष्ठता का आधार कहां से लिया हुआ है? तो याद रखें वरिष्ठता का आधार कहां से लिया हुआ है? फ्रांस से लिया हुआ। कहां से लिया हुआ अभी? फ्रांस से। वरिष्ठता का आधार कहां से लिया? फ्रांस से। गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहां से ली हुई है? या गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहां से ली हुई है? तो फ्रांस से ली हुई है। स्वतंत्रता समानता में बंधुता का सिद्धांत कहां से लिया हुआ है? फ्रांस से लिया हुआ है। स्वतंत्रता समानता बंधुता जो अपने न्याय की पुनर्लोकन के अंदर या प्रस्तावना के अंदर है वो कहां से लिया? फ्रांस से लिया हुआ है। इसके बाद में देखो पोलैंड से अपना धर्म की स्वतंत्रता ली है। कहां से लिया? आर्टिकल 25 जो धर्म की स्वतंत्रता है वो कहां से लिया? पोलैंड से ली हुई है। कहां से ली है? पोलैंड से। रूस अपनों ने मूल करते हुए ली हुई है, जो मूल करते हुए भाग नंबर 4 कै में है। कहां पर अभी? 4 कै में है। ठीक है, और प्रस्तावना में जो न्याय है 3 प्रकार का, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, वो भी अपनों ने कहां से लिया? रूस से लिया। कहां से लिया अभी? रूस से लिए। आगे देखो जर्मनी से क्या लिया है? आपातकाल उपबंध लिए है। क्या लिए अभी? आपातकाल उपबंध कहां से लिए? जर्मनी से लिए। कहां से लिए अभी? आपातकाल उपबंध जर्मनी से लिए। इसके बाद जापान से देखो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। क्या लिए अभी? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से लिए? जापान से लिए। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से लिए अभी? जापान से। आपातकाल उपबंध कहां से लिए? जर्मनी से। ठीक है भाई, आज की क्लास अपनी इतनी थी और मैं उम्मीद करता हूं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। और क्लास को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भी। ये अपने संविधान की विशेषता होगी है। इसके बाद अपने जो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे वो संविधान की प्रस्तावना और फिर दोनों के अपने क्या लेके आएंगे? एमसीक्यू जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है भाई, तो आज की क्लास अपने यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद आपका बहुत बहुत, थैंक यू भाई।